इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों 7 बातें आपको बता रहा हूँ सावधानी के तौर पे। यदि आप किसी की कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो इन सावधानियों को ध्यान में रखोगे तो शायद फायदे में रहोगे। पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो अगर वो पहले से ही किराए पे चढ़ा रखी है सेलर ने, तो आप कोशिश करिए कि सेलर से आप इंसिस्ट करिए कि भाई साहब पहले आप इस प्रॉपर्टी को खाली करवा देना, तब मैं इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाऊंगा, सेल डीड उसके बाद करवाऊंगा। बहुत सारी अवस्थाओं में ये देखा गया है कि सेलर कहता है कि भाई साहब मैंने ये जो किराएदार है इसको अभी भी 2 महीने पहले, 1 महीने पहले या 3 महीने पहले किराए पे रखा था, मैं इतनी जल्दी इसे खाली करने के लिए नहीं बोल सकता, कुछ टाइम बाद ये खाली कर देगा। या कई बार हम ही इस लालच में पड़ जाते हैं एज ए बायर कि ठीक है किराएदार पहले से ही किराया दे रहा है, हम अपना एग्रीमेंट उसके साथ बना लेंगे और बाद में किराएदार ढूंढने का झंझट नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी खाली नहीं रहेगी, 1-2 महीने वेस्ट नहीं होंगे। परंतु किराएदार के साथ इस प्रकार से प्रॉपर्टी लेने में कई तरह के रिस्क हैं और ये एक बहुत विस्तृत टॉपिक है। मैं पूरी चर्चा इस वीडियो में इस रिस्क पे नहीं कर सकता, पर मेरा सुझाव ये है कि जहां तक संभव हो आप वैकेंट पीसफुल पोजेशन लीजिए, खाली शांतिपूर्ण कब्जा लीजिए अपनी प्रॉपर्टी का, क्योंकि लाखों करोड़ों की महंगी प्रॉपर्टी होती है। थोड़े बहुत किराए के लालच में आप किसी डिस्प्यूट को आमंत्रण ना दें। दूसरी सावधानी दोस्तों आपको ये रखनी है प्रॉपर्टी खरीदते समय कि कई बार सेलर ये कहते हैं कि भाई साहब मैं इतना सारा वाइट का पैसा नहीं ले सकता, मैं अकाउंट में इतने सारे पैसे नहीं ले सकता, मुझे टैक्स लग जाएगा वगैरह वगैरह। अब देखो अगर आपके पास भी ब्लैक मनी है, आपने भी धन जोड़ रखा है, आप भी सोच रहे हो कहाँ रखूं, कहाँ छुपाऊं, किसे दूं, तब तो मेरा ये पॉइंट ही बेकार है डिस्कशन करना। लेकिन अगर आप एक सीधे सच्चे सरल खरीदार हैं, आपके पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, आपको बैंक से लोन लेना है या जो भी आपकी जीवन भर की पूंजी है वो अकाउंट में ही है, तो आप क्योंकि सेलर अड़ रहा है इस बात से कि मुझे इतना पोर्शन कैश में दो, तो आप ये गलती कभी भी मत करना कि आप अपने बैंक अकाउंटों से या अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंटों से कैश निकाल के सेलर को दो और एक गलत और इलीगल ट्रांजैक्शन करो, जिससे कि बाद में आप मुसीबत में पड़ सकते हो। तीसरा प्रिकॉशन दोस्तों आपको ये रखना है एज ए प्रॉपर्टी बायर कि जब आप प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट उससे साइन कर रहे हो सेलर के साथ, उस समय आप इस बात पे अड़िए कि आप सारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पूरी चेन लेकर आएं और खुद उस प्रॉपर्टी चेन को पूरी चेक करें या किसी वकील साहब को दिखाएं कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी में खरीदने जा रहा हूं उसकी पूरा कोई मिसिंग लिंक तो नहीं है, पूरी चेन कंप्लीट है या नहीं है। यानी उसके नाम की रजिस्ट्री, उसने किससे खरीदा उसकी रजिस्ट्री, शुरू में कहां से वो प्लॉट या मकान या फ्लैट उसके पास आया, सारे डॉक्यूमेंट जो भी होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के संबंध में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, टाइटल डॉक्यूमेंट, वो उसके पास हैं या नहीं है। अब आमतौर पे लोग कई बार चेक नहीं करते इन डॉक्यूमेंट को, देखते भी नहीं है, कहीं तो खाली फोटोकॉपी सेलर दे देता है कई बार और आप ले लेते हो। अब फोटोकॉपी तो उसने आपको दे दी, लेकिन कुछ अवस्थाओं में मैंने देखा है कि सेलर के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते ही नहीं है, या तो उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट गुम हो चुके होते हैं, 1-2 डॉक्यूमेंट, बाद में वो कहते हैं मिल नहीं रहे, मैं क्या करूं, मेरे से जो लिखवाना है लिखवा लो। अरे लिखवा के क्या करेंगे, हमारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर डॉक्यूमेंट में से एक भी डॉक्यूमेंट गुम हो गया तो कल को हम इसे बेचने जाएंगे तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कई फ्रॉड सेलर होते हैं, वो एक ही प्रॉपर्टी को 2-2 लोगों को बेच चुके होते हैं, या उन्होंने बैंक में लोन ले रखा होता है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में पड़े होते हैं पर आपको बताते नहीं कि बैंक में लोन चल रहा है। और कई बार एक प्रॉपर्टी के एक से अधिक मालिक होते हैं, उनमें आपस में झगड़ा होता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट मम्मी के पास है, मम्मी मालिक, और कुछ बेटे के पास है। अब मम्मी कह रही है मैं तो दूंगी नहीं, ये तुम्हें देना है तो दे लो। मतलब कई तरह के रिस्क हैं, तो अगर आप सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और फिर एग्रीमेंट साइन करेंगे तो आपके लिए सुरक्षित रहेगा। 4th सावधानी दोस्तों ये रखनी है कि कानूनन रूप से इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से
अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से अधिक है तो उस पे टीडीएस काटना बायर की, खरीदार की, यानी आपकी जिम्मेदारी है, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है। सेलर हो सकता है इस बारे में आपको बताए भी ना, या उसे पता भी ना हो इस बारे में। एनीवे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की, अधिक की अमाउंट की रजिस्टर्ड होने वाली है सर्कल रेट के हिसाब से, तो आपको उसमें, अगर वो सेलर इंडियन है तो 1% टीडीएस डिडक्ट करना है और फॉर्म 26Q भी भरना है इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पे जाके, और वो टीडीएस उस सेलर के पैन नंबर के अगेंस्ट जमा करना है। और अगर एनआरआई है तो उसमें जो टीडीएस का रेट है वो बहुत ज्यादा है, वो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कर लीजिएगा कि कितना प्रिवेलिंग रेट है। और इसमें यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की है, 60 लाख है, और आज आप टोकन मनी सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जब आप अंत में पैसे दोगे तब टीडीएस काट लोगे। आपको हर पेमेंट पे, हर किस्त पे, अगर आप 10 टुकड़ों में भी पैसे दे रहे हो तो 10 की 10 बार आपको टीडीएस काटना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने टीडीएस के रूल्स के प्रोविजंस के साथ खिलवाड़ किया, इसको इग्नोर किया, तो बाद में हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स विभाग से लव लेटर यानी कि नोटिस आ जाए और आपके ऊपर कोई पेनल्टी और फाइन इंपोज हो जाए। मेरा 5वां सुझाव दोस्तों ये है कि सेलर कई बार ये कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में एक से अधिक सेलर होते हैं तो उनमें से कोई एक ये कहता है कि भाई ये तो मेरी माता जी हैं, या तो मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, मेरी पत्नी है, पेमेंट आप मेरे अकाउंट में ही दे दो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सेल डीड में चेक करना है कि प्रॉपर्टी कितने लोगों के नाम पे है, और जितने लोगों के नाम पे हैं उन सब लोगों के नाम पे ही आपको चेक देने या उनके ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं। अगर 2 सेलर हैं तो 50-50% करने हैं, 3 सेलर है तो 1/3 करने हैं, 4 सेलर है तो 25%, 25%, 25%, 25% ऐसा करना है। उनमें से किसी भी सेलर को आपको छोड़ना नहीं है, इक्वल मात्रा में आपको पैसे उनको ट्रांसफर करने हैं। और यदि आप भी एक से अधिक खरीदार हो तो आप दोनों को भी आधे आधे करके सबके अकाउंटों में पैसे भेजने हैं, कोई एक मत भेजो, क्योंकि आप ज्वाइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। यदि आप भी एक से अधिक हो तो यदि आपने किसी भी सेलर को छोड़ा और उसके अकाउंट में पैसे नहीं डाले और बाद में वो कोर्ट में बिदक गया, उसकी बुद्धि खराब हो गई, कुछ भी हो गया, तो बोलेगा मुझे पैसे नहीं मिले, ये इसने दूसरे को दे दिए, इन बायर ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, मेरी सहमति इसमें नहीं थी, मैं नहीं करवा रहा सेल डीड, मैं नहीं करवा रही सेल डीड, मैं नहीं कर रही साइन। तो आपको सबको पैसे देने और एग्रीमेंट पे भी सबके साइन कराने। दोस्तों, छठी सावधानी आपको ये रखनी है कि जल्दबाजी में कभी भी आप टोकन मनी या बयाना या अर्नेस्ट मनी एक तो बहुत ज्यादा ना दें। अब ज्यादा और कम की कोई परिभाषा तो है नहीं, ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि कितने % देना चाहिए, पर बहुत ज्यादा ना दे, कम कर देने की कोशिश करें, क्योंकि वो कम देने से आपको प्रॉपर्टी पेपर्स की फोटोकॉपी सेलर दे देता है। अगर आप कुछ भी नहीं देते तो सेलर आमतौर पे प्रॉपर्टी पेपर्स की फोटोकॉपी भी नहीं देते। परंतु मेरा सुझाव ये है कि आप कोई भी पैसा, 1 भी रुपया, जब तक एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट साइन ना कर लें तब तक ना दें। सेल एग्रीमेंट में सारी शर्तें निश्चित कर लें, कितने में प्रॉपर्टी हो रही है, कैसे कैसे होगी, कौन कौन सेलर है, सबके साइन हो रहे हैं, कितने समय तक आपको पेमेंट करनी है, और जो भी आपको लिखना है उसके अंदर वो आप लिख लें। उसके साथ ही आप टोकन मनी या बयाना दें, उससे पहले मत दें। उससे पहले देने में कई नुकसान हो सकते हैं। एक सेलर जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए मार्केट में निकलता है तो उसने आप जैसे 10 सेलर और 20 प्रॉपर्टी डीलर को बोल रखा होता है कि भाई कोई बढ़िया सा ग्राहक आए, ज्यादा पैसे देने वाला तो बताना। उसमें से आप एक फंसे हो, या आपका मन किया है लेने का, चलो जी मिल गए, आप टोकन मनी दे रहे हो आज 1 लाख रुपए, लेकिन एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कर लेंगे एग्रीमेंट साइन, लाख रुपए तो पकड़ो आप। अब अगर इस बीच में 2-4 दिन में उसके पास कोई और कॉल आ गया जो आपसे ज्यादा पैसे देने वाला होगा, तो क्योंकि आपने तो एग्रीमेंट साइन किया नहीं है, इसलिए वो सेलर आसानी से मुकर सकता है, वो मना कर सकता है कि भाई साहब मुझे नहीं बेचनी आपको प्रॉपर्टी, पकड़ो अपने 1 लाख रुपए वापस। अब क्योंकि आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट तो साइन किया नहीं था, तो आपके पास तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि जो लीगली आपको कोई राइट दे कि आप कोर्ट में जाओ और उसको एनफोर्स करा लो कोर्ट से। तो एग्रीमेंट को साइन करते समय ही अगर आप टोकन मनी या अर्नेस्ट मनी दोगे तो आपके लीगल राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। मेरा 7वां और अंतिम सुझाव आपको ये है कि यदि सेलर
रजिस्ट्री वाले दिन नहीं आता। जो भी आपने डेट आपस में तय करके किस तारीख को रजिस्ट्री होगी, आपने उसे पूरे पैसे दे दिए या आधे दे दिए, बाकी की व्यवस्था आपने कर ली है, चाहे खुद कर ली चाहे बैंक लोन से कर ली, रजिस्ट्रार ऑफिस में अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली है और वो उस दिन नहीं आ रहा, या पहले दिन फोन करके कह रहे भाई साहब माता जी बीमार हो गई है, मैं कल नहीं आ सकता, इसे पोस्टपोन करना पड़ेगा, या मुझे अचानक किसी काम से केरल जाना पड़ गया है या दुबई जाना पड़ गया है। अब हमें नहीं पता वो सच कह रहा है या हमें झूठ कह रहा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन मेरा सुझाव इसमें यह है कि अगर ये किस्म से डिफॉल्ट हो गया उसके एंड पे, जो एग्रीमेंट की शर्तें थी उस शर्त को उतनी तारीख को उसे आना चाहिए था, वो बीमार हो गया या उसे दुबई जाना पड़ा या उसके घर में कोई बीमार हो गया, तो वो बात सच हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मैं उस पे नहीं जा रहा। लेकिन उसने उस एग्रीमेंट की शर्त का ब्रीच किया है जहां पे उसने प्रॉमिस किया था कि मैं इतनी तारीख को रजिस्ट्री करवाने आऊंगा या आऊंगी। तो मेरा सुझाव यह है कि जो नियत तारीख थी उस तारीख को भले ही वो आए या ना आए, भले ही वो आपको पहले बता दे, तो आप अगर पहली बात तो वो अगर आपको बता रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, तो उससे कोई राइटिंग में मेल मंगवाएं या लिखवाएं, व्हाट्सएप पे लिखवाएं, कैसे भी करवाएं कि वो आपका ऐसा कह रहा है, ताकि कोई रिकॉर्ड रहे कि वो ऐसा कह रहा है। कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो बाद में बोलेगा मैं तो तैयार था, यही नहीं आ रहा था, इसी के पास पैसे नहीं थे। तो कोई रिकॉर्ड क्रिएट करे, कोई प्रूफ क्रिएट करे कि वो ऐसा कह रहा है, वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा और इतनी तारीख के बजाय इतनी तारीख को कर लेते हैं। दूसरी बात, उस दिन आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए और उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके वहां जो भी फॉर्मल प्रोसेस है रजिस्ट्रार के सामने अपनी अटेंडेंस लगवाने का, आप अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए, वो आए या वो ना आए, ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई और झगड़ा आपस में बढ़ गया, तो आपके पास कोर्ट में दिखाने के लिए एक लीगल एविडेंस रहेगा कि जो नियत तारीख थी, जो एग्रीमेंट में डिटरमाइंड थी कि इतनी तारीख को रजिस्ट्री होगी, मैं उतनी तारीख को पेमेंट लेके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में गया था।